मैं आप तीनों से पूछूंगी, कई बार लिखते हुए खुद पर भी सवाल खड़े करते हैं कि पता नहीं ये लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ सुने तो कि क्यों सुने हम इस नई आवाज़ को। फिरदौस, सुधांशु अच्छा लगता है या फिरदौस? एक्चुअली ये पता नहीं कि हिंदी वाले मुझे फिरदौस कहते हैं, उर्दू वाले सुधांशु कहते हैं, पता नहीं क्या ये कंट्रास्ट है, लेकिन खैर मुझे दोनों अच्छा लगता है। और तो एक सवाल क्या था कि नई आवाज़ क्यों सुनी जाए। हाँ, और कुछ आपका सुने जिसकी वजह से हम लोग तय करें कि नई आवाज़ में कितना जादू है। सबसे अच्छा होता है ना कि आप क्रिएटिव आदमी है तो आपका काम ही बोले और काम को सुन के आपको एहसास हो कि क्यों सुना जाए मुझे, ठीक है। तो उसकी वजाहत की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप सुने तो मैं कविताएं सुना रहा हूँ और आप खुद फैसला करेंगे कि सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है शाम का साथी। शाम का साथी। शाम का साथी। डूबते सूरज के साथ रक्ताब होते आकाश का हल्का नीलापन मुझे मेरे अंदर किन्हीं अतल गहराइयों में डुबो रहा है। डूबते सूरज के साथ रक्ताब होते आकाश का हल्का नीलापन मुझे मेरे अंदर किन्हीं अतल गहराइयों में डुबो रहा है। लगभग सारे पक्षी अपने बसेरों की ओर उड़ चले हैं। नदी किनारे मछलियों से बात करने में मसरूफ़ एक छूट गया अपने झुंड से। अपनी व्याकुलता और उदासी से भरा आज की शाम मेरे साथ वही है। तो ये पहली कविता थी। छोटी कविताएं सुनाऊंगा आप लोग को। और इसी तरह से कविता है हमसफ़र। परछाइयाँ धूप की हमसफ़र हैं, परछाइयाँ धूप की हमसफ़र हैं, अंधेरा जुगनुओं का यार। रात सबकी है, रात सबकी है, चांद उन सबों का जो उसे हसरत से देख रहे हैं। चांद है सबका बाबूशाह, क्योंकि फिरदौस साहब तो रुकने के मूड में है नहीं। चांद है सबका। चांद सबका भी है और चांदनी जी भी है। क्या बात है ना। आपने एक प्रश्न पूछा था, मैं उसका उत्तर करना चाहती हूँ। आपने पूछा कि हम जब लिखते हैं तो हम अपने आप से सवाल करते हैं कि नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने आप से सवाल करने लगेंगे कि लोगों को ये पसंद आएगा कि नहीं, तो हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने सत्य से बेईमानी कर जाएंगे। हमें अपना सत्य लिखना है और उस सत्य से जो लोग जुड़ते हैं वो दूसरा कदम है, दूसरा चरण है। और लिखना, कम से कम लिखने के बारे में, लिखना कोई पेशा नहीं है। यहाँ पर मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट याद आ रहे हैं जो कहते हैं कि टू बी अ पोएट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ कंडीशन। हम जब बहुत विवश हो जाते हैं तब लिखते हैं, हम इस शौक़ के लिए नहीं लिखते हैं कि। और निजी रूप से मैं आपको बताऊं कि लिखना मेरे लिए सबसे अंतिम काम है। जब मैं सबसे ज़्यादा विवश हो जाती हूँ, लास्ट स्टेप है कि अब बिल्कुल लिखे बिना इसे रहा नहीं जाएगा और इसे वो भी सरकारी स्कूल में टीचर। जी। और लिखना है व्यवस्था के खिलाफ। कवि मन मानने को तैयार नहीं है। कुछ लिख डाला, अगले दिन स्कूल में पूछ ना डाले कोई। फिर भी लिखना है। बिल्कुल। सवाल उठते हैं और पसंद भी किया जाता है और साथ में लोग आवाज़ के साथ खड़े भी होते हैं। ये तसल्ली होती है, लेकिन ये तसल्ली बाद में आती है। लेकिन वो तसल्ली मुझे मिले, उन लोगों की आंखों में क्या हो, उसके लिए मैं नहीं लिख सकती। मैं अपने सत्य के साथ हूँ, उस सत्य के साथ पीछे जो लोग आते हैं हम भी कुछ तसल्ली कबूल करें। चूँकि मुझे पढ़ने वाले लोग मेरी प्रेम कविताओं के लिए जानते हैं, तो मैं एक प्रेम कविता आप लोगों को सुनाती हूँ। इस कविता का शीर्षक है उबरने में डूबी हुई औरत। सरल भाषा में लिखी हुई कविता है ये। मौत छुआने वाली औरतें जीती हैं कम, जीने का स्वांग करती हैं ज़्यादा। मौत छुआने वाली औरतें जीती हैं कम, जीने का स्वांग करती हैं ज़्यादा। मरने का स्वाद जीने नहीं देता, जीने की भूख मरने नहीं देती। कपड़े और मन बदलने के बीच बहुत तेज़ भागती है उम्र कमबख्त। प्रेम में सिर तक डूबने के बाद, थोड़ा सा माइक पास कर लें तो आवाज़ दो जी। प्रेम में सिर तक डूबने के बाद बच गई औरत अपने किरदार में इतनी पक्की हो जाती है, उबरती है कम, उबरी हुई दिखती है ज़्यादा। उबरने में डूबी हुई औरत खाना कम खाती है, पानी पीती है ज़्यादा। सुनती कम है, ऊंची आवाज़ में बात करती है ज़्यादा। गुस्सा कम करती है, माफ़ करती है ज़्यादा। कहानियाँ कहती है ढेरों, मुश्किल जगहों के आसान पते बता देती है। घड़ी देखती है बहुत ज़्यादा। कहानियाँ कहती है ढेरों, मुश्किल जगहों के आसान पते बता देती है। घड़ी देखती है बहुत ज़्यादा। कम भेजती है चिट्ठियाँ, पुरानी पढ़ती है ज़्यादा। समझती कम है, समझाती है ज़्यादा। जो कहीं जिक्र हो जाए उस आदमी के नाम का, एकदम से चुप हो जाती है।
जो कहीं जिक्र हो जाए उस आदमी के नाम का, एकदम से चुप हो जाती है। उबरने में डूबी हुई औरत बैठना नहीं छोड़ती भगवान के पास, पूजती है कम, कोसती है ज़्यादा। शुक्रिया। तालियां पीछे से एकदम जोर से। सोलंकी जी कुछ आप सुनाइए जिससे हमें पता चले क्या ताकत है नई आवाज में। चांद पे बात चली थी तो मुझे एक लाइन अपनी घूम रही थी, 4 लाइनें कि तुमसे। नए कवि जो होते हैं ये वाकई चांद वांद को देख के लिखते हैं क्या? दिखता नहीं है शहरों से चांद, इसलिए चांद की याद में देख लिखते हैं। क्या बात। तुमसे मोहब्बत जैसे कोई चांद के उजले चकले पर रात भर बेलता रहे रोटियां। तुमसे मोहब्बत जैसे कोई चांद के उजले चकले पर रात भर बेलता रहे रोटियां और सुबह भूख से मर जाए। ये नया था। अब इसमें कवि का कौन सा सच छिपा है बाबूशाह? पता नहीं, शायद मुझे इन्हीं से पूछना चाहिए। हर कवि का अपना सच होता है। प्यार में झटका, और हर कवि चाहता है कि वो सच किसी को समझ में ना आए, लेकिन जब नहीं, कविता ये वाला नहीं चलेगा। साहित्य आज तक में ये वाला नहीं चलेगा। तो सही बोला आपने फिर। आपने मुझसे पूछा, मैं यहाँ पर कह देती हूँ। देखिए, प्रेम और कविता दोनों ऐसी चीज़ें हैं, और चंद्रमा की बात आई है, कलाएं हैं, थोड़ा छुपता है, थोड़ा दिखता है, और उसके कई रूप हैं। तो उसी तरह से आप उसको एकदम प्रकट सूर्य की तरह नहीं देख सकेंगे, आपको इन बिंबों से ही चीज़ों को समझना होगा। नहीं, मतलब ये बिल्कुल नया तरीका है कि चकला, बेलन, रोटी और अगले दिन भूखा। तो इसका एक उल्टा चांद पे 2 कविताएं थी। बिल्कुल सुनाए। कि तुम आज रात छुट्टी लेकर पिक्चर देखा हो चांद, तुम आज रात छुट्टी लेकर पिक्चर देखा हो चांद, उसने कहा है कि वो आएगी।